जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए भी सामिया करे और मेरे लिए भी। बाकी आज बात करूंगा मोंटी नेग्रो के बारे में। ठीक है, मोंटी नेग्रो का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी इंटरनेट पे वीडियो है, कुछ कोई बता रहा है, कुछ कोई बता रहा है, अपनी वीडियो को व्यू ले रहे हैं। लेकिन हम तो वो काम करते हैं जो पहले प्रैक्टिकली करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। इसकी वजह यह है कि जो मेरे पास पहले मोबाइल था ओप्पो का, वो मैं खाना खाने जा रहा था, 6वीं मंजिल से नीचे गिरा, मेरी जेब से निकला और वो उसकी एलसीडी टूट गई। ठीक है, टुकड़े टुकड़े नहीं, वो एलसीडी टूट गई, यानी कि वो फ्रैक्चर, टेलीफोन मेरा मोबाइल फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो इस वजह से फिर मेरी जो वीडियो है ना, ये लेट आ रही है। वो उसको मैंने रिपेयर कराने की कोशिश की, वो टर्की से यहाँ से हुआ नहीं, तो कोई 200 यूरो मांग रहा है, कोई 150 यूरो। तो मैंने कहा पाकिस्तान जब जाऊंगा तो इंशाल्लाह वहाँ से रिपेयर करा लूँगा। फिर मैंने ये सैमसंग का नया मोबाइल वहाँ से न्यू परचेज कर लिया। ठीक है, तो अब उस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो माजरत। बाकी ये जो मोंटी नेग्रो के बारे में आपको बता रहा हूँ, मोंटी नेग्रो का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, इसकी वीज़ा फीस क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए, आज सारी बात इस पर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो बात करते हैं मोंटी नेग्रो की। अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास ईरान से। आप ईरान से इसका वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, टर्की से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टर्की से आपने अप्लाई करना है तो आपके पास साल का मल्टीपल वीज़ा होना चाहिए तुर्की का। ठीक है, अगर आप साल का यानी कि सिंगल एंट्री वीज़ा है आपका, 8 दिन का स्टे है या 10 दिन का, तो ये आपको कभी वीज़ा नहीं देंगे। जमा कर लेंगे आपकी फाइल, लेकिन आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास साल का मल्टीपल वीज़ा होना चाहिए, उस पर 90 दिन स्टे होता है। ठीक है, तो ये मुतमिन होते हैं कि बंदा इतनी, यानी कि 2 वीक प्रोसेस टाइम होता है हमारा, तो ये यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। तो जो तुर्की का साल का मल्टीपल वीज़ा होता है, वो 90 दिन उसके यानी कि स्टे होता है, स्टे मिलता है, 90 दिन ऊपर लिखा होता है। तो वो 90 दिन ही आप तुर्की में रह सकते हैं। साल में चाहे एक बार रह लें, चाहे 10-10 बार करके रह लें, सिर्फ साल में सिर्फ 90 दिन ही तुर्की में रह सकते हैं। बहुत सा लोग गलतफहमी का शिकार होकर जुर्माना अदा करके गए हैं। ठीक है, तो ये बात जहन नशीन कर दें। ठीक है, अगर आपका टर्की का साल का मल्टीपल वीज़ा है तो फिर टर्की से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ईरान है। ठीक है, तो मैंने भी ये वीज़ा अप्लाई किया था। तो मैंने कैसे किया, सबसे पहले मैंने एम्बेसी को मेल की। ठीक है, रिक्वायरमेंट और अपॉइंटमेंट की, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। यानी कि 1 महीना और 10 दिन बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली। ठीक है, जो मोंटी नेग्रो की कौंसलेट है इस्तांबुल टर्की में। ठीक है, तो मैंने फिर जो है ना, उन्होंने कहा अगर आप इस डेट को आ जाएंगे तो हमें कंफर्म करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं, मैं अपनी फ़ाइल जमा करवाने के लिए आ जाऊँगा। मैंने ओके किया। फिर जब मेरी अपॉइंटमेंट आई, ठीक है, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन सारी इकट्ठी की, जैसे कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो है ना, यानी कि फ़्लैट बुकिंग, होटल बुकिंग, ठीक है, कवर लेटर। इसके लिए कहते हैं इन्विटेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए इन्विटेशन नहीं चाहिए। जो सी कैटेगरी का वीज़ा होता है मोंटी नेग्रो का, उसके लिए इन्विटेशन नहीं चाहिए। ये मैंने एम्बेसी से कंफर्म किया था। मैंने उनसे 10 दिन पहले मैसेज किया उनको कि मुझसे ना इन्विटेशन का अरेंज नहीं हुआ, तो मैं लिहाजा वीज़ा कैसे अप्लाई करूँ। तो उन या पेड होटल करके कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी सी कैटेगरी के लिए आपको इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिजनेस वीज़े के लिए आपको जो इन्विटेशन की ज़रूरत है, या स्पोर्ट्स या कोई और वीज़ा। ठीक है, लेकिन सी कैटेगरी टूरिस्ट वीज़ा होता है, इसके लिए आपको इन्विटेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी कंफर्म। ठीक है, तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी की, जो भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पिक्चर्स, पासपोर्ट, सारा कुछ, कॉपीज एंटीएन, ठीक है, जो भी था सारा कुछ इकट्ठा करके इतना थब्बा बना के ले गया एम्बेसी में। अपॉइंटमेंट के दिन बेल दी, ऊपर गया एम्बेसी कौंसलेट, रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई थी। ठीक है, तो 12:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो उन्होंने कहा जी आपने 12:30 बजे ही आना है, ना लेट आना है ना पहले आना है। ठीक है, तो मैं 12:30 बजे पहुंच गया। उधर प्लाजा था, प्लाजे के लिफ्ट से ऊपर गया। लिफ्ट से ऊपर जाके फिर मैंने कौंसलेट की बेल दी और इंटर हो गया। रिसेप्शन पे लड़की, उसने वेलकम किया, अच्छे से हेलो हाय किया और कहा बैठ जाए। मैं बैठ गया, मेरी फाइल उन्होंने ले ली। उन्होंने फिर जो थी ना, उसको शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट इस तरीके से किया कि जो है मेरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, मेरी पिक्चर्स और होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, उसके बाद इंश्योरेंस और मेरी ई स्टेटमेंट, ई बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ई स्टेटमेंट तकरीबन मेरी 2 मिलियन के राउंड बाउंड थी। ठीक है, तो वो उन्होंने रखी। बाकी मेरा कवर लेटर जो मैंने बड़ा मेहनत से बनाया था, ठीक है, ट्रैवल प्लान, सारा कुछ, एंटी एंड
टैक्स रिटर्न, चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, MRC, सब कुछ मुझे वापस कर दिया। तो मैंने कहा जी ये आप डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी रख रहे हैं, तो ये तो मेन मेरे डॉक्यूमेंट्स ये ही हैं, तो ये कैसा यानी कि फ़ैसला होगा कि आप मुझे यानी कि ये तो आप डॉक्यूमेंट्स मुझे आपने सारे वापस कर दिए हैं। तो उसने कहा जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है ना, उसमें आपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में आपने सब कुछ लिखा है, ठीक है, सारा कुछ बताया हुआ है, आपके वालिदैन का नाम, आपकी बीवी का नाम, आपका बच्चे का नाम, जो भी है सारा कुछ आपने इसमें बताया, आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, गली मोहल्ला सारा कुछ इसमें ऐड किया है। तो यही जो है ना हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, इस पर हम फैसला करेंगे आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बड़ी अहम थी कि ना तो एम्बेसडर ने जो है ना टच किया, ना किसी सेक्रेटरी ने टच किया, रिसेप्शन वाली लड़की ने डॉक्यूमेंट्स लिए और रख लिए, ये बड़ी हैरत की बात थी, ठीक है। तो मैंने कहा चले ठीक है, तो मैं फिर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन दे के फिर उसने ना मुझे एक रसीद दी। उसने कहा ये 35 यूरो आपने ना बैंक में पे करने हैं, ठीक है, जब आप पे कर देंगे जो रसीद होगी उसको फिर फ़ोटो पिक्चर लेके आप मुझे वाया ईमेल भेज देना, ठीक है। तो जब मेरी उन्होंने फ़ाइल जमा कर ली, ठीक है, तो फाइल जमा करने के बाद फिर मैंने जाके, साथ ही बैंक था, ठीक है, तो वहाँ पे जाके जो है ना मैंने फ़ीस पे की, फ़ीस पे करके रसीद उनको सेंड कर दी, उनका जो रसीद आप वेट करें। अब 10 से 12 दिन गुजरे होंगे, ठीक है, तो मुझे यानी कि मैसेज आ गया। मैं पहले जब मैंने कौंसलेट से निकला था ना, तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा ये तरीका ठीक नहीं हुआ यार, इन्होंने मेरी डॉक्यूमेंटेशन भी मुझे वापस कर दिया है, ना कोई इंटरव्यू हुआ है, तो कोई मामला जो है ना ठीक नहीं लग रहे, ठीक है। तो चलो फिर मैंने कहा चले हो सकता है इनका कानून जैसे जॉर्जिया ने किया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेके फिर मुझे वीज़ा दे दिया था, तो ऐसे ही कानून इनका भी होगा, ठीक है। तो मैंने फिर जो है ना फ़ीस पे कर दी। 10 से 12 दिन बाद मुझे मेल आती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है, तो आप दोबारा अप्लाई कर लें, ठीक है। तो यानी कि वो उन्होंने मुझे आर्टिकल नहीं लगाया कि आप यानी कि 3 महीने या 6 महीने अप्लाई नहीं कर सकते, उन्होंने दोबारा अप्लाई कर लें, ठीक है। तो आर्टिकल 27 लगाया था यूरोप का मुझे आर्टिकल जो होता है, ठीक है, 27, ठीक है, लाइन 4 थी या ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे लगाया था, तो उसमें ये था कि आप दोबारा अप्लाई करें। उसमें लिखा हुआ था कि बॉर्डर कंट्रोल पुलिस ने और जो इमिग्रेशन है उसने फैसला किया कि आप यानी कि यहाँ पे आके ना कोई ऐसा काम ना कर दें जिसकी वजह से हमारे मुल्क को यानी कि मसला ना हो, तो इसलिए यानी कि अब आप यूरोप ना चले जाएँ, आगे ना चले जाएँ, इस यही मुझे जो है ना उन्होंने लगाई थी 27 आर्टिकल, कुछ ऐसे ही था। तो मैंने फिर जो है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा इंटरव्यू भी नहीं लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं ली, फैसला दे दिया ऐसे। तो मैंने फिर अपील लिखी, एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपील लिखी, अपील लिख के साथ अपने टोटली डॉक्यूमेंट अटैच करके ना सेंड कर दी। मैंने कहा जो है ना आप देखेंगे तो फिर जो है ना फैसला फिर देंगे, पता चले इनको कि ऐसे फैसला कैसे दे सकते हैं आप मेरी डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू के बगैर। बाकी जो है ना उन्होंने फिर मुझे मेल दोबारा की कि आपके ऐसे अपील एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको कौंसलेट आना पड़ेगा और अपील लिख के हमारे पास लिखी होती है, उस पर साइन करने होते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे अगले दिन की अपॉइंटमेंट दे दी, मैं गया, अपनी अपील देखी, उन्होंने कहा यहाँ पे साइन करें, ठीक है। तो मैंने पहले पूछा उससे, मैंने कहा ये इसका तरीकाकार क्या है, क्या होगा, मेरे डॉक्यूमेंटेशन तो आप फिर नहीं ले रहे। तो उसने कहा कि ये जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ना वो ही देंगे, ये हमारा लायर जो है ना आपका केस वहाँ पे लड़ेगा, सरकारी जो गवर्नमेंट का लायर है वो आपका केस लड़ेगा, अगर आपके हक में हो गया तो फिर आपको वीज़ा हम ग्रांट कर देंगे। इसका 30 दिन से लेकर 60 दिन का टाइम होता है। फिर मैंने अपील पे साइन किए, साइन करके फिर जमा कराते। उसने कहा आप वेट कीजिएगा, हम आपको जल्दी ही इसका जवाब देंगे, ठीक है। 1 महीना या 60 दिन का टाइम होता है, 2 महीने का टाइम होता है, उसमें आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं फैसला करेंगे, हम आपका नाप तोल के जो अपील होती है ना, लोग करते नहीं अपील, लेकिन आपने की है। मैंने कहा मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्री में जा चुका हूँ, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने ये जो अपील लिखी, सारा कुछ लिखा। तो जहाँ पे मुझे लगा था मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होने का, एक तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, और दूसरा ये कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स टर्की के लगाए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के। सबसे बड़ा मसला ये था, बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान की है और रेजिडेंस परमिट टर्की का है। तो यहाँ पे केस कैसा होगा, आप भी एक समझदार हैं, रहते आप टर्की में हैं, बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान की लगा रहे हैं, तो ऐसे सीन था। लेकिन मेरे मामला भी कुछ ऐसे थे कि मैं यानी कि ऐसा ही करना पड़ा मुझे। लेकिन इन चीज़ों पे थोड़ा सा मैंने फोकस किया कि इसकी रीज़न बन सकती है, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी अच्छे तरीके से मेल जो है ना अपील लिख के उनको सारा कुछ ही उस एक लेटर में बता दिया
कि ये तरीका, ये मेरा बिजनेस है और ये काम करता हूँ, ठीक है। सम टाइम मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, सम टाइम मैं टर्की में रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे टूरिज्म का और ट्रैवल का काम है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने उनको बताई। अब मेरी अपील चल रही है लायर, वहाँ उनके कहने के मुताबिक एम्बेसडर की जो सेक्रेटरी थी उसने कहा आपका वहाँ मोंटेनेग्रो का लायर जो सरकारी लायर है वो आपका केस लड़ेगा, अगर आपके हक में हुआ तो आपको ज़रूर वीज़ा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी तक वेटिंग लिस्ट में हूँ, तकरीबन 30 दिन के करीब, 30 से ऊपर दिन हो गया, 30-35 दिन। अब देखिए इंशाल्लाह मैसेज आता है, आप भी दुआ करें कि अच्छा मैसेज आए, अच्छा रिस्पॉन्स आए और मेरे हक में मुझे वीज़ा ग्रांट कर दें, ठीक है। तो बाकी एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ये होता है मोंटेनेग्रो का सिस्टम। अगर आपके पास अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, एक कंट्री की है, आप पाकिस्तान में हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। वहाँ ईरान से वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिले। लेकिन एक बात और बताओ, अगर आप ईरान जा रहे हैं ना स्पेशल मोंटेनेग्रो का वीज़ा अप्लाई करने, तो फिर 1-2 कंट्री का प्लान बनाएं, साथ जॉर्जिया का बना लें, चाहे साथ मोंटेनेग्रो का बना लें, चाहे साथ किसी और कंट्री का, 2-3 कंट्री का फाइल बना के ना लेके जाएं, ताकि आपको जो है ना मसला ना हो। और मज़े की बात, ये पासपोर्ट नहीं रखते, ये आपकी सिर्फ जो है ना जो आपकी कलर कापी होती है पासपोर्ट की वो रखते हैं, ठीक है। तो उस पर ही फैसला करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आती हैं जो आपका पासपोर्ट नहीं रखती हैं, ठीक है। ये चीज़ जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो फिर वो कहते हैं पासपोर्ट लेके आए और स्टिकर लगवा लें, ठीक है। तो ये इनकी बड़ी खूबसूरत बात है। तो 2-3 केस तैयार करके फिर ईरान जाएँ, स्पेशल आप जा रहे हैं तो आपको फिर वहाँ से एक ना देगा दूसरा तो देगा ना, ठीक है। तो ऐसा कोई तैयार करें। टर्की से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होने का यही फ़र्क था कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट टर्की के थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के थे। ये बहुत कमज़ोर केस हो गया था इस वजह से, लेकिन अपील की हुई है। अब देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा मेरे लिए और आपके लिए भी, ठीक है। तो जो एक और बात बता रहा हूँ, एक मैंने वीज़ा एक और वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक बड़ा तगड़ा इन्विटेशन लगाया था, ठीक है। उसके इन्विटेशन के काफ़ी ज़्यादा मैंने पैसे पे किए, तो वो वीज़ा मैंने अप्लाई किया और अगली वीडियो में बताऊंगा वो मुझे वीज़ा कैसे मिला और उसका क्या तरीकाकार हुआ, ठीक है। तो अगर आपको भी इन्विटेशन चाहिए तो मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन पैसे होते हैं लेन देन के मामले में मैं नहीं आता, ठीक है। आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आपने कोई भी सवाल टर्की के मतलब या किसी कंट्री के मतलब करना हो तो वाया ईमेल मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरी वीडियो में आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मैं फेक वीडियो नहीं बनाता, मैं हमेशा सर्च करके तो फिर वीडियो बनाता हूँ। तो जो मेरी आगे 2-3 वीडियो आने वाली हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया है तो आपका शुक्रिया, अगर नहीं भी किया तो फिर भी शुक्रिया, ठीक है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं आपकी सपोर्ट से बहुत बड़े कंट्री में यानी कि बहुत अच्छे फेमस कंट्री में ट्रैवल करूँगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सारी बात की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह आपके लिए भी बेहतर करे और मेरे लिए भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।